हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्केलेटल सिस्टम के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो पढ़ेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है कि उसके क्या टाइप हैं, उसके कौन से टर्म यूज़ होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन है और कौन सी उसको आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने लास्ट में बताया था कि एक्सियल स्केलेटल होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। तो हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में आज जानेंगे। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल है, आप इससे कुछ सीखते हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये दो टाइप की बोन होती है। एक्सियल स्केलेटल को इंटरनल बोन भी कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल को एक्सटर्नल बोन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटल क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीमिटीज़ को छोड़ के। जितनी भी बोन होती हैं पेल्विक के बाद, पेल्विक के ऊपर, जैसे सर्वाइकल, ये अपनी जो भी वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, स्कल है, तो ये सारे हैं, ये सारे आते हैं एक्सियल स्केलेटल में। और अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है उसमें आता है हमारे पेल्विक आ गया, इसमें हमारा एक्सट्रीमिटीज़ आ गया, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब आ गया। तो अभी हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में बात करेंगे। इसमें 80 बोन पाया जाता है। सूचर मैंने आपको बता रखा है पहले की वीडियो में। हम पढ़ेंगे फोंटेनेल्स। बेबी में फोंटेनेल्स कितने टाइप के होते हैं और इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती है, ये हम आज जानते हैं। न्यूबॉर्न कंसिस्ट 6 फोंटेनेल्स। जो न्यूबॉर्न होते हैं 1 to 7 डेज़ के न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। उसमें 6 फोंटेनेल्स पाए जाते हैं। एंटीरियर फोंटेनेल्स डायमंड शेप का होता है, जिसे ब्रेगमा बोलते हैं। ये क्लोज होता है 18 मंथ पे, 1.5 ईयर पे ये क्लोज होता है। एंटीरियर फोंटेनेल्स 2 पैराइटल एंड 1 फ्रंटल बोन के बीच पाई जाती है। सॉरी। पोस्टीरियर फोंटेनेल्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, इसे लेमडा बोलते हैं। ये 1.5 मंथ में क्लोज होता है, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनेल्स आप देखना, नाम से ही पता लग जाएगा कि एंटीरियर फोंटेनेल्स, हमारा जो एंटीरियर बोन है ना, ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच में डायमंड शेप बनाती हुई एक फोंटेनेल्स नज़र आती है। एक तरीके का गड्ढा सा दिखता है जो मेम्ब्रेन के द्वारा भरी होती है, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनेल्स, क्योंकि वो आगे की तरफ पाया जाता है और ये डायमंड शेप का होता है। पोस्टीरियर फोंटेनेल्स भी नाम से पता लग रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये पोस्टीरियर 2 पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच पाया जाता है, पीछे की साइड, इसलिए इसे पोस्टीरियर फोंटेनेल्स बोलते हैं। एंटीरियर फोंटेनेल्स जो है वो 18 मंथ में भर जाता है, जैसे 1.5 साल में बच्चे का फोंटेनेल्स जो है एंटीरियर फोंटेनेल्स वो भरता है। पोस्टीरियर फोंटेनेल्स जो है वो 1.5 महीने में भर जाता है। और 2 स्मॉल फोंटेनेल्स भी होते हैं, जो दोनों साइड, एक लेफ्ट और एक राइट, हेड के राइट साइड में 2 फोंटेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 छोटे छोटे फोंटेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोज होता है 6 से 18 मंथ के बीच, ये कभी भी क्लोज हो जाता है। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ जानते हैं कि अगर फोंटेनेल्स में एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो कैसे शो होगा, कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हम कि फोंटेनेल्स एबनॉर्मल है। सबसे पहले तो उसके एक टर्म है बल्गिंग फोंटेनेल्स। बल्गिंग फोंटेनेल्स क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन से, फोंटेनेल्स जिस मेम्ब्रेन से ढका होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो चीज़ उभरा हुआ नज़र आएगा। वो लाइन जो है ना फोंटेनेल्स की, वो उभरी हुई नज़र आती है, उसको हम बोलते हैं बल्गिंग फोंटेनेल्स। ये किस कंडीशन में होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है नॉर्मल 7 to 15 mm ऑफ Hg। किसी किसी बुक में 8 to 15 mm ऑफ Hg भी शो होता है हमें। अगर बेबी के बॉडी में इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है तो उसके ब्रेन में फ्लूइड ICP का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोंटेनेल्स और सूचर लाइन जो है वो हमें उभरी हुई महसूस होती है, उभरी हुई दिखाई देती है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चे का जो फोंटेनेल्स है वो बल्गिंग फोंटेनेल्स है। एंड दूसरी कंडीशन होती है, ब्रेन का दूसरा नाम होता है इंसेफेलॉन। अगर बेबी को इंसेफेलाइटिस है, उसके ब्रेन में इन्फेक्शन है,
तो भी इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस एजेंट है उसके ब्रेन के अंदर, तो उससे भी क्या होता है कि उसका जो फोंटेनल्स है वो उभरा हुआ नज़र आएगा, उसे भी बल्किंग फोंटेनल्स शो होते हैं। तो इस कंडीशन में हो सकता है ये, एक तो हो सकता है आईसीपी बढ़ा हुआ है तब, और एक हो सकता है उसका इंसेफेलाइटिस इंसेफेलाइटिस की कंडीशन में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। और दूसरा हमारा तीसरा क्या कंडीशन होता है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है अगर ब्रेन में, तो सीएसएफ बढ़ने की वजह से वो ब्रेन के फोंटेनल्स पे प्रेशर देता है, जिससे कि वो जो मेम्ब्रेन है फोंटेनल्स की वो उभरी हुई महसूस होगी ऊपर की तरफ। तो इसमें भी बल्किंग फोंटेनल्स देखने को मिलते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, हमारे ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, जैसे ड्यूरामेटर, पायामेटर, आर्किनवाइट, ये 3 लेयर होती हैं, मेनिंजेस होते हैं अपने, इन लेयर को मेनिंजेस बोलते हैं। अगर मेनिंजेस में कोई इन्फ्लामेशन है, मेनिंजाइटिस है, तो भी बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को मिलता है। तो हमने ये देख लिया कि बल्गिंग फोंटेनल्स ये एबनॉर्मलिटी है फोंटेनल्स की, ये कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है। एक तो जब बेबी का आईसीपी बढ़ा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर 7 to 15 mm ऑफ एचजी से ज़्यादा हुआ है, तब बल्गिंग फोंटेनल्स देखने को मिलेगा। इंसेफेलाइटिस में देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके जस्ट अपोजिट एक एबनॉर्मलिटी है सनकेन। सनकेन क्या होता है, जैसे कि जैसा हमने पढ़ा कि उसका जो फोंटेनल्स है, उसकी जो मेम्ब्रेन है जो ढकी हुई है, वो उभर जा रही है, वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, तो हो गया बल्किंग फोंटेनल्स। अगर वही डिप्रेस्ड हो गई, वो गड्ढा दिख रहा है, सनकेन का मतलब होता है डिप्रेस्ड, अगर वो डिप्रेस्ड हो गई तो इसका मतलब है कि वो भी एक एबनॉर्मलिटी है। वो ये सनकेन फोंटेनल्स कब कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन में। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन है, उसके बॉडी में पानी की कमी है, फ्लूइड की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कहते हैं कि फोंटेनल्स है वो सूख गई है, मतलब वो डिप्रेस गड्ढे में दिख रही है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या प्रीमेच्योर बेबी में भी देखने को मिलता है, और कुछ माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। माल न्यूट्रिशन है, उसके बॉडी में सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों की कमी है, तो भी ये सनकेन फोंटेनल्स देखने को मिल सकता है। तो हमने इसमें देख लिया कि फोंटेनल्स 6 फोंटेनल्स होते हैं बेबी के बोन में, जिसमें कि एक एंटीरियर फोंटेनल्स, एक पोस्टीरियर फोंटेनल्स। एंटीरियर फोंटेनल्स जो है वो डायमंड शेप का होता है, उसको ब्रेगमा बोलते हैं। पोस्टीरियर फोंटेनल्स लैम्डा होता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंटीरियर फोंटेनल्स जो है वो 18 महीने में क्लोज होता है, और जो अपना पोस्टीरियर फोंटेनल्स है वो 1.5 महीने में क्लोज होता है। और फिर उसके एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होते हैं, बल्किंग फोंटेनल्स होता है जिसमें कि उभरा हुआ महसूस होगा, सनकेन फोंटेनल्स होता है जिसमें गड्ढा दिखता महसूस होगा, हमें साफ सो होता है बच्चे के हेड पे। अब हम आते हैं हमारा फोंटेनल्स के बाद अब हम पढ़ते हैं फेशियल बोन कितने होते हैं। फेशियल बोन हमारी 14 बोन होती हैं, हमारे जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं वो 14 बोन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नेज़ल बोन 2 होती है, वोमर बोन 1 होती है, लैक्रिमल बोन 2 होती है, जाइगोमेटिक बोन 2 होती है, पैलेटाइन बोन 2 होती है, मैक्सिला बोन 2 होती है, मैंडिबल बोन 1 होती है, ठीक है। अब ये याद रखने वाली चीज़ है कि हमारे जैसे मैंने इसको एक शॉर्टकट में याद किया था, नामा जिला टापा वोमा करके, ऐसे मुझे सारे बोन का नाम याद हो गया था। नामा जिला टापा वोमा, ना से नेज़ल, नामा से मा से मैंडिबल, जी से जाइगोमेटिक, ला से लैक्रिमल, नामा जिला, टा से एक पैलेटाइन या टर्बाइनल बोन करके है, पा से पैलेटाइन, और वो वा से वोमर और मैंडिबल। तो ये मेरा शॉर्टकट था याद करने का। इसमें मैंने पढ़ा था कि वो माँ मतलब वोमर और मैंडिबल 1 होती हैं, बाकी जितनी बोन है वो सारी 2 बोन होती हैं। तो खैर आप अपना कोई ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग, वो आप एक ट्रिक लगा लेना और सारी बोन का नाम याद कर लेना। उसमें ये याद रखना कि सिर्फ वोमर और मैंडिबल 1 है, बाकी सारी बोन 2 है। तो हमें ऐसे काउंट करके 14 बोन कंप्लीट करना है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बता देती हूँ आपके फेशियल बोन का। जैसे जाइगोमेटिक बोन है, उसको चिक बोन बोलते हैं। ये हर किसी में अलग अलग होती है, किसी का भी चिक बोन सेम नहीं होता।
क्योंकि जैसे हमारा फेस कटिंग यार किसी में अलग अलग होता है, तो ये जाइगोमेटिक बोन के थ्रू ही होता है। जाइगोमेटिक बोन का शेप अलग होगा, जैसे जैसे पर्सन में अलग अलग होगा तो वैसे सबकी फेस की कटिंग होती है। तो जाइगोमेटिक का कोई शेप नहीं होता, इसको चिक बोन बोलते हैं। फिर आता है पैलेटाइन, ये एल शेप की बोन होती है जो हमारा तालू बनाती है, जो ऊपर के साइड जो हमारे माउथ के अंदर होता है। मैग्जिला बोन होता है, मैग्जिला जो जहाँ पे मूछ मूछ का वो मूछ वाले पार्ट होते हैं ना, जहाँ मूछ जमता है, वो होता है मैग्जिला। ये भी संख्या में 2 होते हैं, बीच में एक जॉइंट होता है, जॉइंट करके 2 बोन बनाते हैं। मैंडिबल बोन, हमारे फेस में सिर्फ एक यही ऐसी बोन है मैंडिबल बोन जो मूवेबल बोन होती है, जिसका मूवमेंट होता है। और हमारे फेस में और कोई भी ऐसा बोन नहीं है जिसका मूवमेंट होता होगा सिवाय मैंडिबल के। और ये हमारे फेशियल की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है हमारे फेस की, लार्जेस्ट एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारी मैंडिबल बोन। ठीक है। ये मूवेबल इसलिए होती है क्योंकि ये च्यूइंग करने में हेल्प करती है, खाने को चबाने में हेल्प करती है। ये मैंडिबल बोन कौन से सर्वाइकल नंबर पे लोकेटेड होती है, तो हम लिख सकते हैं इसको C3। मैंडिबल बोन इज लोकेटेड एट C3 लेवल। ओके, जैसे सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3 होता है ना, तो वैसे ये सर्वाइकल 3 पे मैंडिबल लोकेटेड होती है। तो ऐसे हम अपना पढ़ सकते हैं कि 8 हमारी क्रेनियल बोन थी, 14 हमारे फेशियल बोन थे, तो टोटल मिला के हो गए 22 बोन। ठीक है। अब जो हमारा टेम्पोरल है और जो मैंडिबल है, टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच जो ज्वाइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल मैंडिबुलो ज्वाइंट, TMJ। TMJ बोलते हैं, टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट। और ये स्लाइडिंग टाइप की साइनोवियल ज्वाइंट हम पढ़ते हैं ना, तो ये TMJ जो ज्वाइंट है वो स्लाइडिंग और मिक्स दोनों टाइप की ज्वाइंट कहलाती है। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया फेस बोन, अब हम उसके नीचे आते हैं थोरैक्स में। थोरैक्स में हमारे 25 बोन होता है। 25 बोन कैसे होगा? रिब्स में हमारा हो गया 24 बोन। पेयर्ड में बात करें तो 12 पेयर। स्टर्नम हो गया हमारा 1, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इसी स्टर्नम से RBC का, एडल्ट के अंदर। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर मैं आपको बता रही हूँ। स्टर्नम जो होता है वहाँ से, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और ब्रेस्ट बोन से मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है RBC का। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि हमारे बोन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे RBC का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो हमें आंसर लिखना है स्टर्नम। और स्टर्नम की साइज़ क्या होती है? ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। और स्टर्नम ना, जैसे कि अगर कोई भी है पर्सन या कोई बेबी है जो कि 12 ईयर के बाद हो चुका है ना, तो उसके में जब बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, अगर किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है या बोन मैरो डोनेट करने का जो भी ऐसा प्रोसेस है, तो हम स्टर्नम से ही एस्पिरेट करते हैं। एक तो इलियक रस्ट से करते हैं, वो भी हमारी फ्लैट बोन में कंसीडर की जाती है, तो इलियम से करते हैं। या फिर अगर 12 ईयर के ऊपर का कोई एडल्ट पर्सन है, तो उसमें हम स्टर्नम से बोन मैरो का एस्पिरेशन करते हैं, बोन मैरो निकालते हैं। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपना रिब्स में कौन कौन सी रिब्स को डिवाइड किया गया है, कितने टाइप की रिब्स होती हैं। 1 to 7 रिब्स जो होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 to 10 रिब्स जो होते हैं उसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। 11 to 12 रिब्स जो होती है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हवा में होती है, मतलब जो सबसे नीचे वाली हमारी रिब्स होती है ना, हम कभी कभी ऐसे फील करेंगे अगर अपने रिब्स को, तो हमें जो पतले इंसान होते हैं उनमें तो रिब्स अच्छे से विजुअलाइज भी हो जाती है, तो वो फ्लोटिंग होती है, वो नीचे की साइड होती है, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, किसी भी अपने जो 12 पेयर रिब्स हैं, किसी भी रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और उस मसल्स में जो उस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और किसी ना जैसे कि कोई पर्सन ऐसे होते हैं, कभी अगर एक्सरे के थ्रू उनमें पता लगता है कि उसमें 12 रिब्स के अलावा भी 2 रिब्स और प्रेजेंट हैं, तो वो एबनॉर्मलिटी होती है, बट फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बहुत डेंजरस कंडीशन नहीं है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो जिस भी पर्सन में हमें एक्स्ट्रा रिब्स दिखाई देता है, उससे हम उस पर्सन को, ऐसा रिब्स को हम नाम देते हैं गोरिल्ला रिब्स, क्योंकि ना ये गोरिल्ला में एक्स्ट्रा रिब्स पाए जाते हैं।
12 पेयर के अलावा जो रिब्स पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं गोरिल्ला रिब्स। तो कभी किसी पर्सन में भी अगर एक्स्ट्रा रिब्स शो होता है तो उसको हम टर्म देते हैं गोरिल्ला रिब्स, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन और है कि सीपीआर के समय कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जब हम सीपीआर किसी पेशेंट को देते हैं तो वो कौन से पार्ट पे देते हैं, तो वो स्टर्नम का लोअर से थर्ड पार्ट होता है। जैसे अपना पूरा स्टर्नम है, उसके 1 2 3 थर्ड पार्ट हमने कर लिए, तो हमें देना होता है स्टर्नम के थर्ड पार्ट पे सीपीआर देना होता है। सीपीआर का कभी मैं इसके बारे में बता दूंगी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है। इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म में जानते हैं इसे। अब हम दो टर्म और जानेंगे कि एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्टर्नम क्या होता है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्टर्नम, जैसे स्टर्नम हमने पढ़ा था कि फ्लैट बोन है, वो चपटी बोन होती है और वो फ्लैट बिल्कुल चपटी होनी चाहिए। बट किसी किसी पर्सन में अगर वो आगे की तरफ फॉरवर्ड है, जैसे अपना धनुष होता है, धनुष का शेप क्या होता है कि ऐसे वो बिल्कुल नैरो ऐसे होता है। तो अगर उस टाइप का किसी में अगर स्टर्नम प्रेजेंट होता है तो उसे हम टर्म देते हैं पिजन पिजन चेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा घुमाव में है, एबनॉर्मल है। एक होता है अगर अंदर की तरफ ऐसे घुमा हुआ है, अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है उसका स्टर्नम, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूनल चेस्ट। इसमें स्टर्नम जो है अंदर की तरफ डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर लिए। फेशियल बोन देख लिया, फेशियल बोन कितने हैं, कौन से मूवेबल जॉइंट होती है हमारी। मैंडिबल होती है, उसमें टेम्पोरल और मैंडिबल के जॉइंट को TMJ बोलते हैं। TMJ, इसको हम नाम देते हैं टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। और हमने रिब्स भी पढ़ लिया, स्टर्नम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन होते हैं, इसे हम बैक बोन भी बोलते हैं, इसे स्पाइन भी बोलते हैं। अगर वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा 33 बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो 26 बोन होते हैं। इसका एक फॉर्मूला है C7 T12 L5 S5 C4। सॉरी, ये याद करने का एक ट्रिक है। C7 मतलब सर्वाइकल में हमारे 7 बोन होता है, T12 मतलब थोरेसिक में 12 बोन होता है, L5 मतलब लंबर में 5 बोन होते हैं, लंबर सैक्रम S में 5 बोन होते हैं, कॉकिक्स में 4 बोन होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है, सबसे फर्स्ट जो हमारे नेक पे महसूस होगा हमें टच करने पे, उसे हम नाम देते हैं एटलस। एंड सेकेंड सर्वाइकल का नाम होता है एक्सिस। अगर हमसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी सर्वाइकल जो बोन होती हैं उसमें सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, तो वहाँ पे हमें आंसर देना है 7th सर्वाइकल प्रोमिनेंट वर्टिब्रा, ये सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी होती है, तो हम वहाँ पे अपना आंसर देते हैं एटलस। एटलस सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है। एटलस और एक्सियल, एटलस एंड एक्सिस के बीच की जो जॉइंट होती है उसे हम बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलस एंड एक्सिस के बीच की जो जॉइंट होती है उसे हम बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये अपनी ट्रोक्लियर जॉइंट का भी एक एग्जाम्पल है। अब हम थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं। थोरेसिक में हमारे T12 हो गए, ये एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। लेमिनेक्टमी, वर्टिब्रा में एक टर्म होता है लेमिनेक्टमी। हमारा जो सबसे वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा जो सबसे नीचे जो वर्टिब्रा होते हैं ना, उसमें लेमिना प्रेजेंट होता है। लेमिना जो नीचे की तरफ पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट में लेमिना की साइज़, किसी के पेशेंट के वर्टिब्रा की लेमिना की साइज़ बढ़ गई हो तो उसे रिमूव करके निकाला जाता है, लेमिना को रिमूव करके निकाला जाता है, क्योंकि ये नर्व सप्लाई पे ना प्रेशर देते हैं। इससे पेशेंट को हमेशा बैक पेन या लेग पेन हो सकता है। अगर नर्व सप्लाई रुक जाए तो पेशेंट को दर्द होगा, तो इसलिए सॉरी, लेमिना को रिमूव करना कहलाता है लेमिनेक्टमी। लेमिना को रिमूव कौन सी पोजीशन देते हैं जब लेमिना को रिमूव करते हैं, तो मुस्लिम्स प्रेयर पोजीशन में पेशेंट की लेमिनेक्टमी की जाती है। अब थोरेसिक के कुछ जैसे एब्नॉर्मलिटी है काइफोसिस। इसमें केवल काइफोसिस में ओनली थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम अफेक्ट होती है। स्कोलियोसिस, इसमें अपनी जो थोरेसिक होती है वो साइड कर्वेचर हो जाती है। लॉर्डलोसिस, इसमें पेशेंट का जो लंबर स्पाइन है वो अफेक्ट करता है लॉर्डलोसिस में। तो ये सब जो
जितनी भी अपनी वर्टिब्रल कॉलम की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे काइफोसिस, लॉर्डलोसिस, स्कॉलियोसिस, इन सब को ट्रीट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है मिलवॉकी ब्रेसेस। मिलवॉकी ब्रेसेस हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट के वर्टिब्रा से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो, लॉर्डलोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस। आई होप आप ये तीनों नाम काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें हम मिलवॉकी ब्रेसेस यूज़ करते हैं। पेशेंट को बताते हैं कि मिलवॉकी ब्रेसेस कम से कम आपको एक दिन में 16 से 23 घंटे तक लगा के रखना है, उसको निकालना नहीं है। इससे क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम अपनी नॉर्मल शेप साइज़ में आ जाती है। ठीक है। और इसमें अपना एक हाइवाइट बोन है। हाइवाइट बोन क्या होता है कि ये एक ऐसी बोन होती है जो किसी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती है। ये हमारे के लोक फेरिंग्स के आसपास लोकेटेड होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइवाइट बोन किससे ज्वाइंट होती है, क्या है। तो हाइवाइट बोन डज नॉट आर्टिकुलेट एनी अदर बोन्स। अब हम आते हैं अपने ऑसिकल ऑफ ईयर। हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर बाहर का, मिडिल ईयर बीच का, और इनर ईयर सबसे अंदर का पार्ट होता है। इसमें हमारे 3 बोन पाई जाती हैं, मैलस, इनकस, स्टेपिस। 1 ईयर में 3 बोन होती है, जैसे मैलस, इनकस, स्टेपिस। तो अगर हम दोनों ईयर की बात करें तो 6 बोन होती हैं। ठीक है। तो एक तो मैलस है जो हैमर शेप का होता है, इनकस है ये एनविल शेप का होता है, स्टेपिस है ये स्टेपिस जो है वो घोड़े का जो फुट होता है ना, उस साइज का होता है। इसका दूसरा नाम फुट पैलेट भी है। स्टेपिस का दूसरा नाम फुट पैलेट भी है। स्टेपिस जो होता है वो सबसे छोटी बोन होती है हमारे बॉडी के। अब हमने पढ़ लिया अपने जितने भी हमारे एक्सेल स्केलेटल के थे। हमने इसमें स्कल पढ़ लिया, हमने स्कैपुला पढ़ लिया, और स्कैपुला हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, और वर्टिब्रल कॉलम में हमने सब देख लिया, थोरैसिक, लंबर जो भी था। ऑसिकल भी पढ़ लिया। अब हमारा रिमेनिंग रह रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल का जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें भी ये भी थोड़ा लेंदी है। इसमें ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, और फिर अपना पेल्विक बोन है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और इसके कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं, जैसे अपने बोन के डिफॉर्मिटीज़, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़, या जो फ्रैक्चर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डे बाय डे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आई होप मेरा ये छोटा सा जो आपको एक्सप्लेन करने का प्रोसेस था आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। एंड ओके, थैंक यू।